वापसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी इंडिया गठबंधन के मोदी सरकार पर करारे प्रहार की, जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की दहाड़ की। देखेंगे प्रज्वल रेवन्ना के मामले में कैसे फंसी बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी पर बढ़ते संकेत को जानेंगे, शिंदे सेना के उम्मीदवार के ईडी को लेकर बड़े खुलासे को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट का व्हाट्सएप नंबर लॉन्च हो गया है। अब देश की सबसे बड़ी अदालत हम सबके व्हाट्सएप पर होगी। इससे काफी ज्यादा फायदे होने वाले हम सबको। लॉयर्स को केस लिस्ट की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगी, केस फाइल कर सकते हैं, डेली केसेस की सुनवाई की अपडेट्स व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे इजिली। इससे सारे एडवोकेट्स कनेक्ट भी हो सकते हैं और जनता को पता लगता रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट पे किस किस केसेस पर कार्रवाई चल रही है। ये सामने स्क्रीन पे देखो, नंबर सेव कर लेना, सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले पीएम ने किया रोड शो, हम कर रहे हैं जॉब शो। पूछा पटना यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं बनाया केंद्रीय विश्वविद्यालय। चुनाव आयोग ने वोटिंग के 4 दिन बाद जारी किया तीसरे चरण के मतदान का फाइनल आंकड़ा। 65.68% कुल हुई वोटिंग। महाराष्ट्र के नंदुरबार में पीएम मोदी पर जमकर बरसी प्रियंका। कहा पीएम मोदी को इंदिरा गांधी से दृढ़ संकल्प और बहादुरी सीखनी चाहिए। और आप नेता अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची पुलिस। कई दिनों से फरार हैं आप नेता। पेट्रोल पंप कर्मचारी को धमकी देने का है आरोप। पुलिस ने घर पर चिपकाया नोटिस। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार समाप्त हो गया है। ऐसे में सभी पार्टियां 5वें चरण के प्रचार में जुट गई हैं। एक तरफ राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश में रैली की, तो दूसरी तरफ बिहार में इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज आंध्र प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। राहुल ने कहा कि आज आंध्र प्रदेश में बदले की राजनीति चल रही है। आज आंध्र प्रदेश को बीजेपी की बी टीम चलाती है। तीनों का रिमोट कंट्रोल मोदी के हाथ में है, क्योंकि पीएम मोदी के पास ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है। हम सभी संविधान की रक्षा करते हैं। इस संविधान के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान दी है। संविधान से ही हमें अधिकार मिले हैं। नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया की कोई भी शक्ति इसे खत्म नहीं कर सकती। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार के लिए बिहार पहुंचे। पटना में इंडिया अलायंस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान खड़गे ने मोदी की गारंटी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। वो इसके बारे में कुछ नहीं बोलते। वो महंगाई के बारे में बात नहीं करते। उनके कई वादे अधूरे हैं। मजदूर, महिलाएं सभी आक्रोशित हैं। इस दौरान आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि पीएम मोदी की लाख कोशिशों के बावजूद लोग भैंस पर नहीं, नौकरी और रोजगार पर टिके हुए हैं। गांव-गांव तक ये बात भी पहुंच गई है कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सवालों से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। तो जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो रुख अपनाया है, उसने बीजेपी को डरा दिया है। आज केजरीवाल ने पार्टी के प्रचार की शुरुआत कर दी और पहले ही दिन पीएम मोदी और बीजेपी को घेर लिया। तो क्या कहा केजरीवाल ने, देखिए ये रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद आज सबसे पहले बजरंगबली के दर्शन किए और इसके बाद पार्टी ऑफिस में पहला चुनावी भाषण दिया, जहां उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को 10 साल हुए, 2 राज्यों में सरकार है। इसे दबाने में और खत्म करने में पीएम मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के टॉप 4 नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और मुझे जेल भेज दिया। उन्होंने सोचा पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप एक सोच है, जितना खत्म करने की सोचते हैं उतनी वो बढ़ती है। पीएम ने मिशन शुरू किया है, 1 नेशन 1 लीडर। मोदी जी देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उन्हें जेल भेजेंगे, जितने बीजेपी के नेता हैं उन्हें निपटा देंगे। अगर ये चुनाव जीत गए तो लिखवा लो कि थोड़े दिन बाद ममता, तेजस्वी, स्टालिन, विजयन, उद्धव और सभी विपक्षी नेता जेल के भीतर होंगे।
इसी के साथ केजरीवाल ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे, क्या बीजेपी उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी की तरह रिटायर्ड करेगी? अगर बीजेपी ये चुनाव जीतती है तो मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे और 2 महीने में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को पद से हटाया जाएगा। आज एक तानाशाह देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से उस तानाशाह के खिलाफ लड़ रहा हूँ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूँ। आज मैं आपसे भीख मांगने आया हूँ, मेरे देश को बचा लो, इस तानाशाही से मेरे देश को बचा लो। केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद इंडिया गठबंधन को मजबूती मिली है तो बीजेपी में बेचैनी दिख रही है। तो वहीं कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना के मामले ने इस बेचैनी को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। जेडीएस सांसद प्रज्वल के सेक्स स्कैंडल मामले में अब बीजेपी नेता भी फंसने लगे हैं। पार्टी के एक दिग्गज नेता को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो प्रज्वल की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में अब बीजेपी के नेता भी फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। एसडी रेवन्ना की गिरफ्तारी के बाद अब जांच की आग बीजेपी कैंप तक पहुंच गई है, क्योंकि कथित वीडियो को लीक करने के आरोप में बीजेपी नेता और एडवोकेट जी देवराजे गौड़ा को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के गुलिहार टोल गेट से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि कर्नाटक में 26 अप्रैल को मतदान से पहले प्रज्वल से कथित तौर पर जुड़े कई अश्लील वीडियो सामने आए थे, जिसमें देवराजे गौड़ा पर इन वीडियो को लीक करने के आरोप लगे थे, जिसे वे पहले ही खारिज कर चुके थे। गौड़ा ने कहा कि उन्होंने पहले भी बीजेपी को सावधान किया था कि प्रज्वल को हासन लोकसभा सीट से टिकट न दिया जाए। हालांकि जेडीएस और बीजेपी में गठबंधन के बाद प्रज्वल को ही चुनाव में उतार दिया गया। वहीं एक महिला ने देवराजे गौड़ा के खिलाफ शोषण का मामला भी दर्ज करवाया है। पीड़ित महिला का कहना है कि गौड़ा ने मेरी संपत्ति बेचने में मदद करने के बहाने 10 महीने तक मेरा शोषण किया। वहीं कई सेक्स वीडियो में कथित तौर पर शामिल जेडीएस के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अब महिला उत्पीड़न का तीसरा मामला भी दर्ज किया गया है। शिकायत एक महिला ने दर्ज कराई है, जिसमें उसने प्रज्वल रेवन्ना पर अपहरण के बाद उसके साथ शारीरिक शोषण करने के आरोप लगाए हैं। बताते चले कि प्रज्वल रेवन्ना हासन से जेडीएस का उम्मीदवार था और अभी वे फरार है। प्रज्वल के पिता एसडी रेवन्ना विधायक है, जो उस वक्त इसी मामले में जेल में है। कर्नाटक में बीजेपी मुश्किल में फंस गई है तो वहीं हरियाणा में भी उसकी मुसीबत बढ़ गई है। 3 निर्दलीय विधायकों के सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद हरियाणा की नायाब सैनी सरकार तकनीकी रूप से अल्पमत में आ गई है। विपक्ष लगातार फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहा है तो बीजेपी किसी तरह से संकट को टालने की कोशिश कर रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद सैनी सरकार अल्पमत में आ गई है, जिसके बाद विपक्ष ने दोबारा से चुनाव कराने या फिर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग को तेज कर दिया है। कांग्रेस ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को 2 पन्नों का ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि सरकार अल्पमत में है, इसे बर्खास्त किया जाए। कांग्रेस ने दावा किया कि कांग्रेस के 30, जेजेपी के 10, आईएनएलडी के 1 विधायकों के साथ 4 निर्दलीय विधायक सरकार के खिलाफ हैं। 3 ने तो हाल ही में समर्थन वापस लिया है, जबकि पिछले साल निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी सरकार से अलग हो चुके हैं। इस बीच राज्य के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सक्रिय हो गए हैं। हुड्डा के संपर्क में बीजेपी के आधा दर्जन विधायक बताए जा रहे हैं और हुड्डा को कांग्रेस हाईकमान की हरी झंडी का इंतजार है, जिसके बाद हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ खेला शुरू हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि 25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनावों की वोटिंग से पहले ही नायब सिंह सैनी की सरकार को गिराने की रणनीति तैयार की जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी किसी तरह से सरकार बचाने की कोशिश में जुटी है और दावा किया जा रहा है कि जल्दी ही राज्य में ईडी और सीबीआई की सक्रियता बढ़ती दिखाई दे सकती है। हरियाणा में सरकार संकट में है तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार का पूरा चुनाव ही संकट में फंस गया है। हनुमान कथा सुनाना बीजेपी के उम्मीदवार पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इस कथा को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपना लिया है। तो क्या आदेश दिया है चुनाव आयोग ने, देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट पर 7 मई को वोटिंग हो चुकी है। यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में सांसद सरोज पांडे चुनाव मैदान में हैं, लेकिन वोटिंग के बाद उनकी उम्मीदवारी संकट में फंस गई है। दरअसल चुनाव आचार संहिता के बीच 26 अप्रैल को सरोज पांडे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए पहुँच गयी थी। धीरेन्द्र शास्त्री कोरबा के चिमिरी में हनुमान कथा सुना रहे थे और जब उन्होंने सरोज पांडे को देखा तो उन्हें अपने मंच पर बुला लिया और इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने सख्त फैसला लिया है।
निर्वाचन आयोग ने धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा के आयोजन में हुआ पूरा खर्च बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव खर्च में जोड़ने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल कांग्रेस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर सरोज पांडे को नोटिस भी जारी किया गया था। सरोज पांडे ने अपने जवाब में कहा था कि कार्यक्रम उन्होंने नहीं कराया और न ही मंच से बीजेपी का प्रचार किया गया। इसके बाद आयोग ने कार्यक्रम की वीडियोग्राफी देखी और उसके बाद फैसला सुनाते हुए कार्यक्रम का खर्च चुनाव खर्च में जोड़ने का फैसला सुना दिया। कोरबा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सरोज पांडे ने जो खर्च का ब्यौरा दिया है, उसमें उन्होंने 5 मई तक 51,67,553 रुपए खर्च किए हैं। 6 और 7 तारीख का खर्च इसमें शामिल नहीं है। चुनाव खर्च की सीमा 90 लाख है। अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमान कथा का खर्च अगर 39 लाख से ऊपर का खर्च जाता है तो बीजेपी प्रत्याशी तय खर्च सीमा से ज्यादा राशि खर्च करने के मामले में फंस जाएगी और उनका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग के आदेश से बीजेपी उम्मीदवार की दावेदारी संकट में फंस गई है, तो दूसरी तरफ शिंदे की शिवसेना के उम्मीदवार ने ऐसा खुलासा कर दिया जिसके चलते बीजेपी मुश्किल में फंस गई है। एनडीए के उम्मीदवार ने जो कहा उसे विपक्ष ने तुरंत लपक लिया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर पश्चिम मुंबई से शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में ईडी और ईओडब्ल्यू की जांच के घेरे में आने के बाद उनके पास 2 विकल्प बचे थे। पहला, वो जेल चले जाएं और दूसरा, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आ जाएं। वायकर के बयान से साफ है कि वो उद्धव का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन जेल जाने से बचने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उन्हें एनडीए में शामिल होना पड़ा। उन्होंने कहा कि झूठा फंसाया जाने के बाद मैंने भारी मन से पाला बदल लिया। जब मेरी पत्नी का नाम इसमें शामिल किया गया तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। 50 साल तक बाला साहेब की शिवसेना में रहने के बाद मुझे उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ना पड़ा। उस वक्त ऐसा लगा जैसे मैं परिवार के किसी सदस्य के लिए पराया होता जा रहा हूँ। वायकर ने शिंदे से संपर्क किया, जिन्होंने दावा किया कि शिंदे ने उनकी चिंताओं को ध्यान से सुना और एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए। बता दें कि वायकर केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में थे और ईडी ने अक्टूबर 2023 में एक लग्जरी होटल के निर्माण के संबंध में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी का उन पर शिकंजा कस गया था। उनके ऊपर बीएमसी के साथ अपने समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगा। उसके बाद उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी वायकर ने मार्च में सीएम शिंदे से मुलाकात की और वो शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए और शिंदे ने उन्हें उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से उम्मीदवार बना दिया। ईडी से बचना था, इसीलिए एनडीए में आ गए, लेकिन उद्धव का साथ कभी नहीं छोड़ते। शिंदे सेना के नेता और एनडीए के लोकसभा उम्मीदवार के बयान ने विपक्ष के दावे पर मोहर लगा दी है कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई के भरोसे चल रही है। लेकिन अब सरकार 1 महीने बाद बदल सकती है, क्योंकि इस समय चुनाव चल रहा है। चौथे चरण के लिए प्रचार भी समाप्त हो गया है। तो चौथे चरण में कहां-कहां होगी वोटिंग और क्या है समीकरण, देखिए ये रिपोर्ट। 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें से आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, यूपी की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8, झारखंड और उड़ीसा की 4-4, बिहार की 5 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। चौथे चरण में बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही कई क्षेत्रीय दलों की किस्मत का फैसला भी होना है। 2019 में इन 96 सीटों में से सबसे ज्यादा 42 सीटें बीजेपी को मिली थी, जबकि 22 सीटों के साथ वाईएसआरसीपी दूसरे स्थान पर थी। कांग्रेस को 6 और अन्य दलों के हिस्से में 26 सीटें आई थी। 2019 में इन दोनों में से 11 सीटों पर बेहद करीबी मुकाबला हुआ था और जीत का अंतर 7% से भी कम रहा था। जिन सीटों पर करीबी मुकाबला हुआ था उसमें खूंटी से बीजेपी के अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस के कालीचरण मुंडा से 1445 वोटों से उन्हें हराया था। तो पश्चिम बंगाल की बर्दवान दुर्गापुर से बीजेपी के एमएस अहलुवालिया ने टीएमसी के डॉक्टर मुमताज को 2439 वोटों से हराया था। इसके अलावा 2019 में आंध्र प्रदेश की 4 और तेलंगाना की 3 सीटों पर जीत का अंतर 7000 से भी कम वोटों का था, जबकि महाराष्ट्र और ओडिशा की 1-1 सीट पर यह अंतर 5000 से भी कम वोटों का था। चौथे चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा उसमें कन्नौज से सपा चीफ अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की बहरामपुर से अधिरंजन चौधरी, जिनका मुकाबला टीएमसी के यूसुफ पठान से है, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, तेलंगाना के हैदराबाद से
AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी की माधवी लता, करीमनगर से बंदी संजय कुमार, लखीमपुर खीरी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, आंध्र प्रदेश के कडब्बा से YS शर्मिला और झारखंड के खूंटी से अर्जुन मुंडा का नाम शामिल है। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद इंडिया गठबंधन ने दावा किया है कि पहले 3 चरणों की तरह चौथे चरण में भी उसके पक्ष में ही बहुमत आएगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, चाहे वो 75 साल के ही भले क्यों हो जाएं, क्योंकि बीजेपी के संविधान में 75 साल होने पर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे ऐसा नहीं लिखा है। अरे भाई, बीजेपी का संविधान लिखता कौन है? नरेंद्र मोदी तो लिखते हैं। सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।